चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के कुछ एनसीईआरटी सवाल देखते हैं। जैसे सवाल जहाँ जहाँ सवाल होगा उसके नीचे में उसका पेज नंबर लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहाँ से बना है, ये पेज नंबर 3 से बना हुआ है। पेज नंबर 3 के इजी मीडियम में कैटेगराइज क्वेश्चन है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूडेड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन लेंथ। तो ये दोनों हो जाएगा, इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर दोनों का होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, पेज नंबर 4 का है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इक्वल सिनोनिम्स होता है रिप्रोडक्शन के, यानी ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन। तो सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन बाय द सेल डिवीजन। अब उसमें तीसरा देखते हैं। Mountain, boulder and sand mounds are grow, but they are not considered as a living organism because they grow by accumulation of material on their inner surface, the division of their particles, accumulation of material on their outer surface, both first and second। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो माउंटेन और बोल्डर सैंड माउंट्स होता है ग्रो होता है, यानी ग्रो होता है बाहरी एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है उसमें, बाहरी तरफ से ऊपर से पानी मिट्टी जमा होते जाता है और उसका साइज बढ़ते जाता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ, और पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान बाय द सेल डिवीजन। तो मुझे लगता है प्लांट ग्रोथ के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चलिए ये तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, गलत है, ये भी गलत है। अनलिमिटेड ग्रोथ होता है होल लाइफ। ग्रोथ अकर्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर अपर सरफेस ऑफ देयर सेल्स, ये भी गलत है, पूरे प्लांट में ग्रोथ होता है। ग्रोथ अकर्स ओनली इन द सर्टेन सेल, गलत, सारे सेल में ग्रोथ होता है, चाहे इंक्रीज इन लेंथ हो या गिर्थ हो। इन ईस्ट, ईस्ट में और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है। कंजुगेशन, एस्पुरुलेशन, बर्डिंग, नन ऑफ दीज। तो ईस्ट और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग की मदद से। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन आर, तो उसी ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस होता है। और पेज नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। तो फंगी भी फिलामेंटस होता है, और एल्गी तो दिया हुआ ही है फिलामेंटस, और प्रोटीनिमा ऑफ मोस भी फिलामेंटस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आप लोग याद रख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन उसी ऑर्गेनिज्म में होता है जो फिलामेंटस होता है। यहाँ पे तीनों फिलामेंटस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है, जो कि इजी मीडियम में कैटेगराइज किया गया है। इन अमीबा रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो रिप्रोडक्शन साइनोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ के। तो पहला ऑप्शन डाइजेशन, दूसरे में ही ग्रोथ है, तो आंसर इसका 2 नंबर चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस आर, ये पेज नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो म्यूल भी इनफर्टाइल होता है, वर्कर भी इनफर्टाइल होता है, जो कि पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। ऑप्शन नंबर 3 भी इनफर्टाइल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल इनफर्टाइल होता है। मैच द कॉलम, आप देखते हैं मैच द कॉलम, ये भी पेज नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। इजी मीडियम क्या करता है, मिडिल में कैटेगराइज किया गया है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया रीजनरेशन में मैच हो जाएगा। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है। फंगी कैसा होता है, फंगी फिलामेंटस होता है। और अमीबा, अमीबा में कैसा होता है, बाइंड डिफ्यूजन होता है। तो मैच द कॉलम हो गया, तो आप देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है, जिसे हम सारे सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, नन ऑफ दीज। तो इसे मेटाबोलिज्म बोलेंगे। मेटाबोलिज्म उसे कहते हैं हमारे शरीर में जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे के सारे को हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म दोनों मिला के इक्वल टू मेटाबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism performed in a test tube is living, non-living, neither living, no non-living, sometime living and sometime non-living depending upon the environmental condition। तो इस कंडीशन में अगर आउटसाइड होगा टेस्ट ट्यूब में, तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो होगा वो नॉन लिविंग होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। सम ऑफ मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। नॉन लिविंग नहीं करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन नॉट
बी परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन अ सेल्फ फ्री सिस्टम। गलत। मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्फ फ्री सिस्टम में किया जाता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी परफॉर्म होता है। आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है। ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो डिफाइनिंग फीचर जो होता है ये हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, जो कि नॉन लिविंग कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा एक्सटर्नल स्टिमुली में, इसलिए हमें इसका आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फोटो पीरियड इफेक्ट। ये पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर ये फोटो पीरियड इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन का ही, क्योंकि सीजनल ब्रीडर होता है, कोई मई में ब्रीड करता है, कोई जून में ब्रीड करता है, कोई नवंबर के मौसम में, कोई ठंडी में, कोई गर्मी में, सबका ब्रीडिंग टाइम अलग अलग होता है, उसी को तो फोटो पीरियड इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन को। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो एक्सटर्नल स्टिमुली कैसा हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो सारी तरह से कोई इंटरनली हो गया, कोई हार्मोन के रिस्पॉन्स में केमिकली किसी केमिकल के बदौलत, या कभी हम मान लीजिए एक्सटर्नल स्टिमुली हम टच किए उससे भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो सारे प्रकार के इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज they show a common cellular organization, they possess common genetic material of same type। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ सेम टाइप, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। they share common genetic material but to varying degree। ये सही हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हम कॉमन ही शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2% डिफरेंट होता है हमारा डीएनए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, नन ऑफ दीज। तो प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 से ही लिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स। ऑप्शन 1 है इट गिव्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, इट गिव्स करेक्ट क्लासिफिकेशन, इट गिव्स करेक्ट नोमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं हमें ये सारा मिलता है, तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आईसीबीएन स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 90 है आईसीबीएन स्टैंड फॉर। ये पेज नंबर, ये भी पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, गलत बात है। इंटरनेशनल सेंटर, ये भी गलत हो गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, ये भी गलत हो गया। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के अबाउट हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। दे इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये सही है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होना चाहिए पूरा दुनिया में। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम, ये भी सही है। दे इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। यानी एक नाम का दो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, और एक नाम का दो ऑर्गेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब 20 का हो गया हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है, तो 20 का हो गया 4 नंबर, 20 का हमारा 4 हो जाएगा आंसर। तो नंबर 21 देखते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड। पेज नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाए? ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, यूनिनोमियल। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसमें एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द नेम ऑफ सिस्टम विच इज प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज गिवन बाय। पेज नंबर 4 का ही क्वेश्चन है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिस्ट
प्रैक्टिस करता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को। किसने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर? कार्लस लिनियस, विटेकर, हैकल्स, वर्स। तो कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। मैच द कॉलम, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पे। ये डिफिकल्ट में कैटेगराइज किया गया है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किसमें ये कैटेगराइज होगा? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में चला जाएगा। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर किस में कैटेगराइज है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर कहाँ हो जाएगा? ए सिस्टम ऑफ, ए सिस्टम, a system of providing a name with the two component naming of living organism। तो nomenclature ऑप्शन नंबर 4 में कैरेक्टराइज हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन किसमें हो जाएगा? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाएगा? ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट। तो ये 3 में चला जाएगा। तो ये मैच हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, select correctly written scientific name of the mango which was first described by Carlos Linnaeus। ये भी पेज नंबर 20, पेज नंबर 7 का इजी मीडियम कैटेगराइज क्वेश्चन है। मेंजिफेरा इंडिका कार्लिनियस, ये गलत हो गया। मेंजिफेरा इंडिका लीनियस, तो ये ऑप्शन नंबर 2 एक लीनियस के द्वारा मैंगो का सब, यानी आम का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका लीनियस। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मेंजिफेरा इंडिका लीन द स्पेसिफिक इपिथेट इज, इसमें मेंजिफेरा इंडिका लीन में स्पेसिफिक इपिथेट कौन है? मेंजिफेरा इंडिका। तो इंडिका स्पेसिफिक इपिथेट होता है। फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होता है। ये मेंजिफेरा जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक इपिथेट है। ये मेंजिफेरा जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और इंडिका स्टार्ट विद यानी स्पेसिफिक इपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 चला गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ये भी पेज नंबर 7 का इजी मीडियम कैटेगराइज क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली गिवन इन लैटिन, ये भी सही है, ये सही है स्टेटमेंट। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो कि जेनेरिक नेम होता है। फाइल इन सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड द स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं। व्हेन हैंड रिटेन बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी सही है। बोथ द वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी मांग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर।